जय हिंद। कैसे आप लोग? बढ़िया? आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल यूट्यूब चैनल पर क्या है, स्वागत है। ठीक है, अब हम लोग अगला विषय देख रहे हैं। जीके से संबंधित हम बातों को ध्यान से देखेंगे। अब हम इसमें क्या देखने वाले हैं, 4 टॉपिक के बारे में देखेंगे। बाघ अभ्यारण्य के बारे में, रेड डाटा बुक के बारे में, क्षुद्र ग्रह के बारे में, धूमकेतुओं के बारे में और उल्का पिंड के बारे में। समझ गए होंगे 5 चीज़ क्या था। बाघ अभ्यारण्य, इसके बाद रेड डाटा बुक क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, धूमकेतु क्या है और उल्का पिंड क्या होते हैं। बहुत मेहनत करेंगे तो हम 5 मिनट में इन सबको समझ लेंगे। तो हम कोशिश करना शुरू कर रहे हैं इसको समझने की। देखिए जी, हम शुरू कर रहे हैं रेड डाटा बुक से। रेड डाटा बुक, नाम में ही इसके बुक माने किताब। तो ये किताब है। किताब में एक व्यक्ति थे जिनके दिमाग में कुछ आया कि हम कुछ ऐसा क्यों न करें कि जितने भी जानवर हैं, जो लोग खतरे के निशान पर हैं, जो प्रजाति खतरे में, उनको बचाने के लिए एक बुक बनाई जाए। हम बुक से तो बचा नहीं सकते, लेकिन उसमें क्या कर सकते हैं कि जिसकी जो स्थिति हम उस बुक में नोट कर सकते हैं। यह सोचकर एक व्यक्ति ने एक बुक बनाया था। उस बुक में कई लाइनें थी, कई रंग के कलर थे। तो उस हर कलर के पंक्ति में कुछ जीवों का नाम लिख दिया गया था और हर कलर का कुछ ना कुछ मतलब था। कि लाल वाला अगर कलर है तो उसका मतलब है कि यह जो प्रजाति है वो खतरे में है, और जो हरा है इस प्रजाति का मतलब है, इसमें जिसका भी नाम है उसका मतलब वो सुरक्षित हैं। इसी तरह से कुछ ख़त्म हो चुके हैं। तो ऐसे ऐसे जो ख़त्म अलग को अलग करके सभी जीवों को उसमें लिखा गया था। अगर हम ध्यान से देखें तो 1963 में यह बात आया था सर पीटर के दिमाग में कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो हम उनके सहायता से ये पता लगा पाएँ कि इस समय जो प्राणी हैं उनके ऊपर कौन सा संकट है। बस हम बुक को देखेंगे, हमको पता चल जाएगा कि इसकी संख्या कितनी है। तो उन्होंने एक बनाया था संस्था IRBD, उसी के द्वारा वो सब क्या करते थे, रेड डाटा बुक का जो भी उसमें चढ़ाना था, लिखना था, वो सब करते थे। और जब ये सब कर लेते थे तो उसका संकलन जब हो जाता था, उसको दिखाने के लिए एक कमेटी हुआ करती थी जिसका नाम है ज्वाइंट नेचर कंजर्वेशन कमेटी। ज्वाइंट नेशन कंजर्वेशन कमेटी, जो ये पब्लिक करती थी उस बुक को कि लो देख लो इस बुक में कि इस समय कौन से जाति के ऊपर कौन सी खतरा है या किसे हमें बचाना है। तो ये हमारा पहला हो गया। रेड डाटा के बुक में इतना सा पहला प्रकाशन जो हुआ था 1964 में हुआ था। अब हम लोग मिलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न अगर हम समझे तो है बाघ अभ्यारण्य, नंबर 1 पर है। नंबर 2 से हम लोग शुरू किए थे। अब बाघ अभ्यारण्य क्या है? अभ्यारण्य का मतलब होता है जंगल। अब बाघ का मतलब बाघों का जंगल, सिंपल है। तो ऐसा जंगल जिसमें बाघ को रखा गया है, ऐसे वाले अभ्यारण्य कहा जाता है बाघ अभ्यारण्य। अब हम बाघ उसमें क्यों रखें? हमको यह सोचना था कि इस बाघ को हमको सुरक्षित करना है। एक प्रोजेक्ट आया था 1972 में बाघ को बचाने के लिए। तो कई प्रकार के अभ्यारण्य ऐसे बनाए गए जिसमें हम बाघ को देख रेख कर सकें। इसमें एक इंसान थे जो राजस्थान से बिलोंग करते थे, जोधपुर से, जिनका नाम था कैलाश सांखला। उनके नेतृत्व में इंदिरा गांधी ने एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। इसमें क्या था कि वही प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब हमको टाइगर से संबंधित जो भी तैयारियां हैं करनी है। अब इन्होंने जो कैलाश सांखला टाइगर के बारे में सोचा था, इसलिए इनको बोला जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो आप क्या बताएंगे? कैलाश सांखला। कहाँ के थे? राजस्थान के। किस जगह के? जोधपुर के। तो अब कई प्रकार के ऐसे बना दिए गए थे। सभी राज्यों में अलग अलग प्रकार के आपके टाइगर रिजर्व बने हुए हैं। अगर हम उसमें देखें कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, विश्व में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो आप देख सकते हैं जहाँ, जैसा कि आप श्याम पट पर ब्लैक वाइट बोर्ड पर लिखा है, आप देखेंगे कि क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। ये जो तीर का मुँह ऊपर है, इसका मतलब है कि सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल किसी बाघ अभ्यारण्य का है तो वह है नागार्जुन सागर। यह कहाँ पड़ता है नागार्जुन सागर वाला बाघ अभ्यारण्य? यह पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश। इसी तरह से अगर हम देखें कि सबसे कम क्षेत्रफल का कोई अगर बाघ अभ्यारण्य बना है तो वो कौन है? तो वह है पेंच, जो है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है। अगर इसी तरह से हम देखें कि विश्व का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन है, तो विश्व में सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है नामदफा, जो आपके ही एरिया का है, मतलब भारत का। अरुणाचल प्रदेश में आपका ये पड़ता है। तो जब ये शुरुआत हुआ था तो लगभग 18 राज्यों में बाघ अभ्यारण्य बनाए जा चुके थे। आपको करंट के लिए अपडेट होना पड़ेगा, देखकर पता लगा लीजिए। 1 2 प्रश्न हम लोग कर लिए। अब हमारा अगला प्रश्न रहेगा क्षुद्र ग्रह से। क्षुद्र ग्रह आप लोग जानते हो, ग्रह भी होते हैं, उपग्रह भी होते हैं, उसी तरह से क्षुद्र ग्रह होते हैं। तो ग्रह क्या होते हैं? ऐसे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसे हम तो बोलते हैं
ग्रह, और जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उसको बोला जाता है उपग्रह। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, इसको हम चक्कर लगाना नहीं कहेंगे, हम बस हमें समझ लेंगे कि ये जो क्षुद्र ग्रह पाए कहाँ जाते हैं। तो अगर हम सूर्य से बढ़ते क्रम में ग्रहों को रख दें दूरी के हिसाब से, तो उसमें जहाँ पर आपके मंगल और बृहस्पति वाली लाइन पाए जाएंगे, अगर ये हमारा मंगल है और ये हमारा बृहस्पति, तो इनके बीच में छोटे छोटे से बहुत ही ग्रह पाए जाते हैं। ये हमारा मंगल ग्रह है, ये हमारा बृहस्पति है, बृहस्पति हमारा बड़ा होता है तो बड़ा बना दिए। तो इसमें कई प्रकार के छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं, इन्हीं ग्रह को ही बोला जाता है क्षुद्र ग्रह। अच्छा, ये बने कैसे हैं? तो कभी कभी क्या था कि कुछ ग्रह थे उनका विस्फोट हो गया था। जो ग्रह का क्षुद्र ग्रह का निकलने का सिद्धांत है वो बताया गया है ग्रहों वेदों द्वारा कि जब ग्रह पर छोटे छोटे आपस में कभी कभी ग्रह टकरा गए थे तो उनसे जो टूट कर बने हुए थे भाग, वही भाग हमारे क्षुद्र ग्रह जो इनके बेल्ट के बीच में टकरा घूमते रहते हैं, इसी तरह से चक्कर लगाते रहते हैं। यह यहाँ पर लिखा गया उद्गम। उद्गम मतलब इनका उत्पत्ति कैसे हुआ? तो विस्फोट से हुआ था, मतलब आपस में इनको टकराने से। अच्छा, कभी कभी यह जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये घूमते घूमते किसी में जाकर टकरा जाते हैं, किसी ग्रह में, तो कहा जाता है वहाँ पर बहुत बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, गर्त हो जाता है। इसी तरह से अगर हमको देखना है कि ऐसा कहीं हुआ है, ज़रूर हुआ है। आपके अगर जाएं मुंबई में देखें तो एक लोनार झील नाम का एक झील पाया जाता है, जहाँ पर यही क्षुद्र ग्रह टकरा गए थे पृथ्वी पर ही, तो वहाँ पर एक गड्ढा हो गया था। अब वहाँ पर पानी भर गया, इसलिए वो हमारा झील बन गया है। तो लोनार झील कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। आप समझ गए क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह के इधर वाले जितने भी आते हैं सब आपके कौन से ग्रह में आते हैं? आंतरिक ग्रह में, इधर बाह्य ग्रह में आते हैं। ठीक है, हम लोग 3 चीज़ों को समझ गए। अब अगला है हमारा धूमकेतु। धूमकेतु क्या होते हैं? तो देख सकते हैं आपके सौर मंडल के छोर पर अरबों पिंड विद्यमान है। अगर हम सौर मंडल देखें तो सौर मंडल में तो करोड़ों पिंड हैं, अरबों पिंड हैं। उसी में अगर हम आगे और देखें तो धूमकेतु, पुच्छल तारे, यही सब जो होते हैं पिंड कहलाते हैं। जो करोड़ों पिंड हैं छोटे छोटे, वही सब हमारे कहाँ हैं? धूमकेतु हैं। उसी को हम लोग पुच्छल तारे कह सकते हैं। यह बने कैसे हैं? तो यह धूल और मिट्टी के कण से बने होते हैं। देखें, यह गैस धूल का संग्रह है, मतलब ये इन्हीं से मिलकर बने हुए हैं। अगर हम देखें तो ये हमको कब दिखाई देता है? अगर हमको धूमकेतु देखना है तो हमको कब दिखाई देगा? तो देखिए, जब सूर्य की ओर अग्रसर होते हैं, यह जब गति करते करते कभी सूर्य के पास आते हैं तो हमको ये दिखने लगते हैं। अच्छा, ऐसा क्या होता है कि वो दिखने लगते हैं? तो होता क्या है कि सूर्य में से जब प्रकाश निकलती है तो जब वो धूल के मिट्टी के कण आ रहे होते हैं तो प्रकाश में चमकने लगते हैं। तो जब वो चमकने लगते हैं तो हमको एकदम साफ साफ दिखाई देने लगते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ वही धूमकेतु है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए धूमकेतु क्या होते हैं। तो सौरमंडल में अरबों पिंड हैं, उसी तरह से घूम रहे हैं, वो धूल और मिट्टी के कण से बने होते हैं। ये कब दिखाई देते हैं? जब वो सूर्य के पास आते हैं तो सूर्य के प्रकाश उस पर पड़ती है, जिससे वो चमकती है, तब हमको वो दिखता है। इसी तरह से हम आगे देखें, एक धूमकेतु है जिसका नाम है हाले। यह क्या करती है? जब चक्कर लगाती है तो इसको एक चक्कर लगाने में कितने साल लगते हैं? 76 साल लगते हैं, 76। अब अगर हम ध्यान से देखें तो एक बार चक्कर लगाई थी 1986 में, अब कब लगाएगी? तो इसमें 76 साल अगर हम जो जोड़ दें 1986 में, अगर 75 नहीं जी 76, अगर इसमें हम 76 साल जोड़ दें तो आ जाएगा हमारा 2062। यदि आप 2062 तक जीवित रहेंगे तो आप इस वाले को देख सकते हैं, एक बार फिर आपको दिखाई देगा चमकदार, एकदम चमकता हुआ। तो हम लोग कुछ प्रश्नों को देख लिए। अब हमारा लास्ट है उल्का। उल्का का नाम आप लोगों ने तो जरूर सुना होगा। देखिए, प्रकाश की चमकीली धारा क्षण भर के लिए क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु द्वारा छोड़े गए धूल होते हैं। इसका मतलब जो हमारे ये क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, कभी कभी अपने में से जो धूल निकालते हैं, धूल के कण निकालते हैं, तो वे जो सूर्य के प्रकाश में आते हैं तो कुछ क्षण के लिए जो चमकदार हमको दिखाई देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं उल्का। कुल मिलाकर यह भी एकदम छोटा सा धूमकेतु जैसी संरचना होती है। धूमकेतु में अगर हम बड़ा बड़ा कण मान लें, धूल के कण, तो ये होते हैं उसके छोटे से कण। जब ये सूर्य से की प्रकाश इस पर पड़ती है तो ये चमकती है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए। ठीक है, अब आपसे हमारा प्रश्न रहेगा कि उपसौर क्या होता है और अपसौर क्या होता है। आपको एक वीडियो में बताया गया है और आप लोगों ने कहीं ना कहीं से ज़रूर इसको पढ़ रखा होगा। तो थोड़ा सेंड के लिए अगर हम बता दें तो उपसौर, उप का मतलब होता है पास। अगर ये हमारा सन है और ये हमारा पृथ्वी है, तो कभी कभी क्या होता है, ये चक्कर लगाते लगाते एकदम इसके पास आ जाती है,
तो वह घटना हमारी कहलाती है उपसौर। जब सूर्य चक्कर का लगाते हुए जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हुए उसके पास आ जाती है, तो इस वाले घटना को हम लोग बोलते हैं उपसौर। अच्छा, कितना पास आ जाती है? तो लगभग सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर, इतना दूरी होती है, किलोमीटर। उसी तरह से जब सूर्य से पृथ्वी बहुत दूर हो जाता है चक्कर लगाते लगाते, तो उस वाले घटना को बोला जाता है अपसौर। अब यह किस दिन होता है, आपसे यह होमवर्क रहेगा, ठीक है। यह घटना किस किस दिन होती है यह आपको बताना रहेगा कि उपसौर घटना कब होती है और अपसौर घटना कब होती है। अच्छा, अपसौर में दूरी हो जाती है आपका 15.21 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर, इतना दूरी हो जाती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो ये एक हमारा छोटा सा प्रयास था कि आप लोगों को इन 4-5 पॉइंट के बारे में कुछ समझा पाएँ। ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन होता है आप उसको ज़रूर दबाएंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि वीडियो अपलोड हो गई है और आप उसको देख पाएँ, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे कहीं भी अगले टॉपिक के लिए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।